नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में हम बात करेंगे बिहार में चुनावी दांवपेच की। नीतीश कुमार चुनावी रथ पर सवार हो चुके हैं और चुनावी मैदान में जीत की आस लिए कूद पड़े हैं। नीतीश एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं और बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसीलिए मोदी के नाम और नीतीश के काम पर वोट मांगे जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर चुनावी जंग जीतने की तैयारी में है। वहीं विपक्षी दल नीतीश के रथ को रोकने में जुटे हुए हैं और ऐसे में महागठबंधन और एनडीए में महामुकाबला है। नीतीश कह रहे हैं कि घर घर में अब बिजली जल रही है, अब लालटेन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि अब भी लालटेन में लौ है। वहीं एनडीए में पासवान एनडीए से पलटी मार सकते हैं, लेकिन पासवान ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी पासवान सीट को लेकर नाराज थे, लेकिन लास्ट में मान गए। अब सवाल है कि क्या पासवान पलटी मारेंगे या मान जाएंगे? क्या तेजस्वी बिना लालू प्रसाद यादव के नीतीश और बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? क्या राज्य की जनता एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू पर विश्वास कर नीतीश को सिरमौर बनाएगी? इन तमाम सवालों के आज हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में चुनावी तापमान चरम पर है। चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियों ने चुनावी रथ दौड़ाना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए बेताब है। नीतीश कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिल रहे हैं और वर्चुअल रैली के जरिए नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि चुनाव में जीत पक्की हो सके। नीतीश के साथ साथ बीजेपी भी अपने कार्यकर्ताओं में दम भर रही है, ताकि एक बार फिर बिहार में बीजेपी का पताका लहराया जा सके। वहीं नीतीश की नाव पर रामविलास पासवान सवार होंगे या नहीं, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान और जेडीयू के बीच तलवारें खींची हैं। बीजेपी चाह रही है कि रामविलास पासवान एनडीए में रहकर चुनाव लड़े, लेकिन नीतीश पासवान को किनारे लगाने में लगी है। जब से नीतीश के पाले में मांझी आए हैं, तब से नीतीश को लगता है कि रामविलास पासवान नहीं आएंगे तो दलित वोट की भरपाई जीतन राम मांझी के जरिए हो जाएगी। बिहार में 16% से ज्यादा दलित वोटर हैं, जो 38 सीटों पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए सभी पार्टी अपने अपने दलित नेताओं पर दांव खेलने में जुटी है। 2 दिन पहले नीतीश ने निश्चय अभियान की शुरुआत कर चुनावी डुगडुगी बजा दी। वहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी भले ही सोशल मीडिया में उतना सक्रिय न हो, लेकिन जनता के बीच ये एहसास दिलाने में लगी है कि लालटेन में अभी भी तेल बाकी है। आरजेडी ये जताने में जुटी है कि लालटेन की लौ अभी जलती रहेगी। नीतीश कुमार जनता से अपील कर रहे हैं कि अब घर घर में बिजली जा चुकी है, अब लालटेन की जरूरत नहीं है। नीतीश लालटेन बुझने की बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव मोदी के फॉर्मूले पर लालटेन जला रहे हैं। पीएम मोदी ने कोरोना काल में कोरोना योद्धाओं के लिए लोगों से लाइटें बंद कर मोमबत्ती जलवाई थी। अब तेजस्वी ने बेरोजगारों के नाम पर बिजली बंद कर लालटेन जलाने की मुहिम चला दी है, ताकि युवाओं पर डोरे डाले जा सके। आरजेडी ने बेरोजगार युवाओं के लिए अब लालटेन जलाने की मुहिम चलाकर नीतीश को जवाब दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को घेरने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में छोटे कारोबारियों का कारोबार बंद है, सरकारी भर्तियां बंद है, सरकार कई साल से परीक्षा नहीं ले रही है, नौकरियों और आवेदन फॉर्म की फीस के नाम पर सरकार ने अरबों रुपए वसूल कर पूंजीपतियों में बांट दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी दर 46% है, हमने बेरोजगारी हटाओ यात्रा की है। उन्होंने कहा कि बिहार में गरीबी दर 52% है। प्रदेश का हर दूसरा परिवार पलायन को मजबूर है। लोगों को शिक्षा और रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। यहाँ जो भर्ती परीक्षा होती भी है, उसका पेपर लीक हो जाते हैं। एक तरफ चुनाव की तैयारी है, तो दूसरी तरफ नीतीश और तेजस्वी में जुबानी जंग। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जोड़ तोड़ की सियासत जारी है। अपने पार्टी से नाखुश नेता पाले भी बदल रहे हैं। बिहार में चुनाव को देखते हुए एनडीए में सेंधमारी के लिए विपक्ष की तरफ से डोरे डाले जा रहे हैं। पासवान को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन पलटी मारने में माहिर पासवान एनडीए से नाता तोड़ने को लेकर कुछ भी ऐलान अभी नहीं कर पाए। सबसे बड़े दलित नेता होने का दम भरने वाले पासवान ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। जेडीयू से दूरी बनाए एलजेपी पर महागठबंधन की नजर है। महागठबंधन का एक तबका रामविलास पासवान को गठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे रहा है। वहीं कांग्रेस में रामविलास पासवान को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं।
बिहार के दलित कांग्रेस नेता रामविलास पासवान को महागठबंधन में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार भी रामविलास पासवान को महागठबंधन में लाने को तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने रामविलास पासवान और चिराग पासवान को एनडीए छोड़ कांग्रेस के साथ आने का ऑफर दिया है। एलजेपी की तरफ से दिग्विजय सिंह के ऑफर पर कोई बयान नहीं आया है। अब सवाल है कि क्या बिहार में दलित वोट पर दम भरने वाली एलजेपी पाला बदलेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? क्या तेजस्वी नीतीश कुमार और बीजेपी के रथ को रोक पाएंगे? क्या तेजस्वी बिना लालू के बिहार के चुनाव में लालटेन जला पाएंगे? क्या बीजेपी जेडीयू की जोड़ी विपक्ष को बेदम कर देगी? ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति की कि बिहार की राजनीति आखिर किस ओर जा रही है, क्योंकि एड़ी चोटी का जोर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में फतह हासिल की जा सके। ऐसे में तेजस्वी यादव जहां लालटेन जलाने की मुहिम छेड़ चुके हैं और बेरोजगारों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कहीं न कहीं पासवान की अगर हम बात करें तो वो नीतीश कुमार पर वार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन पासवान ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वो एनडीए से अलग यानी कि बीजेपी से अलग नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन नीतीश के साथ भी नहीं रहना चाहते हैं। तो क्या नीतीश की नाव पर ना सवार होकर वो क्या अपनी नैया पार लगा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। और सवाल इस बात को लेकर भी है यहाँ पर कि क्या पासवान पलटी मारेंगे या फिर मान जाएंगे? क्या तेजस्वी बिना लालू प्रसाद यादव के नीतीश और बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? क्या राज्यों की जनता एक बार फिर बीजेपी और जेडीयू पर विश्वास कर पाएगी? तमाम सवाल यहाँ पर हमारे सामने खड़े होते हैं। इन तमाम सवालों का आज हम जवाब लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अफजल अब्बास जी जुड़ गए हैं, नेता हैं जेडीयू के। बहुत स्वागत है अफजल जी आपका। साथ ही हमारे साथ राजेश यादव जी भी जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है आरजेडी के। राजेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और केशव सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश महासचिव हैं एलजेपी के। केशव सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि यहाँ पे सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब लालू प्रसाद यादव क्योंकि बहुत ज्यादा सक्रिय राजनीति में नहीं है, तो क्या वो लालटेन एक बार फिर से जलाने में कामयाब हो पाएंगे या तेजस्वी के सहारे क्या नैया पार लग पाएगी? राजेश जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या आपको लगता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या तेजस्वी के सहारे या फिर जिस तरह से मुहिम छेड़ रखी है, बेरोजगारों को एकजुट करने की जो मुहिम है, क्या उसमें कामयाबी मिल पाएगी? क्या राजेश जी, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर है केशव सिंह जी कि जिस तरह से आरजेडी ने एक मुहिम छेड़ रखी है और बेरोजगारों को एकजुट करने की बात की जा रही है, कोरोना काल है, बेरोजगारी का आलम पूरे देश में है, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी ये दिक्कतें देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में जो विपक्ष अब आक्रामकता के साथ एकजुट करने की कोशिश बेरोजगारों को कर रहा है, क्या लगता है ये कितना अहम विषय है प्रदेश के लिए? देखिए नेहा जी, अभी जो अभियान चला रखे हैं तेजस्वी यादव जी बेरोजगारों को जोड़ने के लिए, तो बेरोजगारों को कभी भी लालू यादव एवं आरजेडी एवं लालू यादव के परिवार पर विश्वास नहीं होगा कि यह रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे, क्योंकि लालू यादव का 15 वर्ष का शासनकाल बिहार का जनता देखा। 15 वर्ष के शासन में रोजगार के नाम पर लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार यही रह गया था। कुछ जाति विशेष के लोग लठैत के रूप में रोजगार करते थे, बाकी न बिहार में कोई रोजगार था, न इंफ्रास्ट्रक्चर था, न विकास था। जब तक विकास का काम नहीं होगा तब तक रोजगार सृजित नहीं होगा, जब तक रोजगार सृजित नहीं होगा तब तक रोजगार नहीं मिलेगा। लालटेन का लौ धीमा पड़ चुका है। लालटेन के लौ में या दिया जलाने या दिया बुझावे, लाइट जलाने और लाइट बुझाने से रोजगार नहीं पैदा होगा। रोजगार के लिए लोगों को विश्वास जीतना पड़ेगा। बेरोजगारी, ठीक बात है कि बेरोजगारी बढ़ने का बिहार में चाहे देश में कई कारण हैं, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मुझे जितना विश्वास है कि केंद्र सरकार रोजगार के लिए बहुत सारे योजनाओं को चला रखा है। वह योजनाओं में बहुत लोग सफल हो रहे हैं करने की इच्छा। अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ लिया तुरंत उन्होंने कौशल विकास पूरे देश में स्टार्ट करवाया।
ठीक है अफजल जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी केशव सिंह जी कर रहे हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा और एक अहम विषय है? जी सर, आएंगे आपके पास। अफजल अब्बास जी, क्या वाकई बेरोजगारी एक बड़ा और अहम विषय है जो कि सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है इस चुनाव में? देखिए, बेरोजगारी सिर्फ बिहारी नहीं, देश स्तर पर एक समस्या है। चिंता कहाँ क्या आता है? सवाल है कि सीमित साधनों में बिहार की समस्या को सुलझाने के लिए जिससे बिहार सरकार ने काम किया है वो भी कर रही है। और आशा तेजस्वी यादव जो बार बार जो उठा रहे सवाल उठा रहे, 15 साल के इतिहास के पढ़ने को पलट कर तो देखे अपने आपने क्या किया था। हम इतिहास के पढ़ने को पलटना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमने जो काम किया है उस आधार पर काम पे जाएंगे चुनाव में। और ये जितनी बातें इलेक्शन के दौरान जो हो रही है, जो और नई नई बातें आएंगी, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, और उस मुद्दे के आधार अब उसके बाद कोई मुद्दा नहीं। जाहिर सी बात है कि चुनाव में जाने से पहले जनता को लुभाने के लिए कुछ चाहिए, तो तेजस्वी के पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं। और ज्यादा थोड़ा लालू यादव जेल में है। लालू यादव किस लिए जेल में ये भी को पता है। लालू यादव बाहर होते तो मैं समझता हूँ कि लालू यादव ने एक दाव सुनने की क्षमता थी और है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी बिहार का हूँ, बिहार को बड़ी भारी जानता हूँ, बिहार के ग्रामीणों को जानता हूँ, बिहार के हर बात को जानता हूँ। लेकिन वो बात नहीं है, अब वो रुकता हुआ अब लालटेन है, अब लालटेन की जरूरत नहीं है, अब एलईडी बल्ब आ चुका है, अब लालटेन से रोशनी नहीं होने वाली है, अब हर घर में दिया के मतलब में बल्ब जल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव की बातें हैं, तरह तरह की बातें होती है, और विपक्ष अपना अपना मुद्दा लेके मैदान में कूदता है, तो जाहिर सी बात वो कूदे, उनकी पार्टी जो चाहे करे, उसकी आजादी है। जी चलिए, इस वक्त हमारे साथ मनोज तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। महागठबंधन पूरी कोशिशों के साथ और पूरे आक्रामकता के साथ अपनी पैंठ बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी तक विधानसभा चुनावों की बात करें तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि आरजेडी के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और ऐसे में क्या आपको लगता है, क्योंकि एक मुहिम छेड़ रखी है अब तेजस्वी यादव ने, बेरोजगारों को एकजुट करने की एक अभियान चला रखा है, क्या लगता है कि इसके जरिए सत्ता की चाबी तक पहुंचा जा सकता है? देखिए नेहा जी, मैंने कल भी बोला था और आज भी फिर वही बात बोल रहा हूँ कि आज की तारीख में बिहार में सबसे ज्यादा जो अहम मुद्दा है वो नौजवानों को के रोजगार को लेकर के। और बिहार में जिस तरीके से मजदूरों का पलायन होता है वह इस बात का द्योतक है कि बिहार में रोजगार के साधन जो है सरकार के नेतृत्व में खत्म हो चुके हैं। निश्चित रूप से युवा रोजगार चाहता है, और आज जो कोरोना के संकट के समय में जो मजदूर बाहर से वापस घर की तरफ आए, जो उनको यह कहा गया था कि उनको रोजगार दिया जाएगा, उनको काम के अवसर दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी सरकार की निष्क्रिय व्यवस्था का ये परिणाम है कि मजदूर आज सड़क पर हैं, नौजवान सड़क पर हैं। उन तमाम लोगों को अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए उनको व्यवस्था की जरूरत है। इस मामले में नीतीश कुमार की सरकार फेल है। जी ठीक है। एक सवाल इस बात को लेकर अफजल अब्बास जी, बाढ़, बेरोजगारी, महंगाई और साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोगों के पास दिक्कतें हैं, कोरोना काल है, ये तमाम जो मसले हैं जाहिर तौर पे सरकार के लिए एक मुसीबतें खड़े कर सकते हैं क्या? क्योंकि बाढ़ की आज की दिक्कत नहीं है सर, ये तो हम कई बरसों से देखते हुए आ रहे हैं कि दिक्कतें जस की तस बनी हुई है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन आज भी जो हालात है वो खराब ही नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकारें तमाम दावे, तमाम वायदे करती है सर, आपको भी 15 साल सत्ता में शासन करते हुए हो गए हैं, लेकिन इन समस्याओं का जड़ से निदान क्यों नहीं हो पाता? बेरोजगारी की अगर हम बात करें, श्रमिक जो वापस आए हैं उनको रोजगार देने का वायदा तो किया गया, लेकिन अभी तक उस वायदे को पूरा नहीं किया गया। तो ये जो अहम मुद्दे हैं, इन पर अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि विपक्ष को बैठे बिठाए ये विषय मिले हुए हैं जिस पर वो सरकार पर तंज कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पे बेरोजगारी की समस्या है और जहाँ तक नागरिक लेबर की बात आप जो कर रहे हैं कि वो जो आए, तो हत्तल इनकार कोशिश की गई कि बिहार सरकार उन मजदूरों को रोजगार दे, और करीब लाखों की तादाद में रोजगार मुहैया कराए गए। इससे भी इनकार नहीं कहता। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जितना चाहिए उतना भी नहीं, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है। बाढ़ की समस्या की जहाँ आप सवाल क्वेश्चन किए आते हैं, तो बाढ़ एक ऐसी समस्या ही आज से नहीं है कि जब तक ये केंद्र की सरकार, चाहे जिसकी पूर्व की सरकार जो कांग्रेस सरकार भी रही है,
एनडीए की भी सरकार रही है। नेपाल की समस्या जब तक बैठती सुलझाया नहीं जा रहा तब तक ये मसला हल होने वाला नहीं है। जब भी नेपाल में पानी छोड़ता, बिहार में बाढ़ आती है, तो ये बहुत बड़ा एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। और इसका निदान केंद्र सरकार, बिहार सरकार और नेपाल की सरकार जब तक एक साथ बैठ के इसको सोल्यूशन नहीं निकालती है, ये कंटिन्यूअस रहेगा। अलबत्ता इसके बावजूद भी हमने हर संभव प्रयास किया कि बाढ़ पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाए, और की कर भी रहे हैं और किया भी है। उनके जो लोग मतलब पीड़ित थे उनको रेस्क्यू करना, बहुत सारे उस दौर में मतलब सहायता दी गई, खाना पीना रहना, किचन कम्युनिटी किचन वगैरह सब कुछ सुविधाएं मुहैया कराई गई, और सबको 60,000 रुपया देने की बात की, और उसके अकाउंट में जा भी रहा। तो हम हर स्तर से हम चाहते हैं कि क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, वो बिहार के एक नागरिक हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, उनकी मुसीबत दूर की जाए। और जो सरकार ने किया है, लेकिन ये बाढ़ जो है, ये आज हम वो आदमी है, हमारी वो सरकार है कि गंगा के पानी जब पटना में आ गया था, मुझे याद है, तो लालू यादव जी कहा करते थे क्या, तेरे जो सौभाग्य की बात है कि गंगा मैया घर में आ गई। तो मतलब हम उस विचारधारा के नहीं है कि बाढ़ को भी की भावनाओं से खेला जा रहा था। हम तो इसको फेस कर रहे हैं कि बाढ़ आया है, एक मुसीबत है, कोरोना का मुसीबत और बाढ़ का मुसीबत, दोनों मुसीबत से हम जंग जीत के रहेंगे, और उनमें जीता भी है। और आज देखिए कोरोना 88% ज्यादा रिकवरी रेट हो गया, 1,50,52 ये तो सर अहम मुद्दे हैं, लेकिन जाहिर तौर पे एक समस्या इस बात को लेकर भी है कि ये मुद्दे हैं, मुद्दों को निपटाया जा सकता है, समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन सर, ये जो आपके सहयोगी दल हैं जो लगातार आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, एलजेपी के अगर हम बात करें, लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है, नीतीश कुमार के काम पर निशाना साधा जा रहा है। अभी आपने सुना ही होगा केशव जी को सीधे सीधे वो कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। सर, ऐसे में इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? क्या जीतन राम मांझी को लाकर इन समस्याओं का समाधान आपको लगता है कि संभव है? नहीं, हम जीतन राम मांझी नहीं, और भी आ जाएंगे। मेरे नेता के नेतृत्व को मानने के तैयार था, मैं उनको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अगर जिनको हमारा नेतृत्व पसंद नहीं है वो जा सकते हैं, उनको हम रोक भी नहीं सकते हैं। अब एलजेपी का इतिहास था कि देखिए 2005 से 2005 तक एनडीए के साथ रहा भी नहीं, कभी हमारे जेडीयू के साथ चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद आपका 2015 के देखिए, 2010 देखिए, 2005 तक लीजिए, सबका रिजल्ट था कि देखिए 2010 में भी हम लड़े थे, 2015 में भी हमारे साथ नहीं थे, ये बीजेपी के साथ लड़े थे, याद देख लीजिए आप। तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट क्या सामने था, ठीक है, बाकी है वो चाहे अलग अलग लड़े या हमारा साथ दे ना दे, ये उनके ऊपर है। लेकिन हम बड़ी पार्टी है, नेतृत्व हमारा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने जब के नीतीश कुमार के हाथ में दे दिया, उसके बावजूद अगर ये उंगली उठा रहे हैं तो हम पे नहीं उंगली उठा रहे, भारत सरकार पे ये उंगली उठा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री पे और अमित शाह और जेपी नड्डा पे उंगली उठा रहे हैं, हम पे नहीं उठा रही है। ठीक है केशव जी, वाकई आप एक गंभीर सवाल इन्होंने उठाया है, कह रहे हैं कि अगर आप हम पे उंगली उठा रहे हैं तो भारत सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, आप मोदी सरकार पे उंगली उठा रहे हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि ये जो एलजेपी की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, न सिर्फ नीतीश कुमार पर बल्कि मोदी सरकार पर भी ये सवाल है, क्योंकि गठबंधन से सरकार है? देखिए, देश में संघीय ढांचा है, केंद्र सरकार का अलग कार्य है, राज्य सरकार का अलग कार्य है। अफजल अब्बास जी बोल रहे हैं कि बिहार सरकार को विकास करने से रोजगार के क्षेत्र में के लिए सबसे अधिक बिहार में संभावना रोजगार देने के लिए है पर्यटन के क्षेत्र में। तो पर्यटन के क्षेत्र में राज्य सरकार बिल्कुल फेलियर है। माँ सीता का जन्मस्थली जनकपुर को आज तक विकास नहीं हुआ। गौतम बुद्ध का जो गया है, जो वर्ल्ड क्लास सिटी होना चाहिए, आज तक उसको डेवलप किया गया, न वहाँ पर विकास किया गया। उसी ढंग से जमुई जिला में लछवार, जहाँ भगवान महावीर का जन्मस्थली है, उसको नहीं विकसित किया गया। वैशाली को नहीं विकसित किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को जो धरोहर था उसको नहीं आज तक विकास हो पाया। ठीक उसी ढंग से आप चले जाएंगे तो रामायण सर्किट से जुड़ा हुआ छपरा जिला से लेकर के आपको जनकपुर तक पूरा भरा हुआ है क्षेत्र सरजू नदी के तट पर, लेकिन आज तक राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। आप चल दीजिए, बिहार के ही कुछ खनिज संपदा बिहार में भी है और झारखंड के सीमा पर पड़ने वाले भभुआ है, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, आपको
फिर से नवादा है, जमुई है, ये तमाम बांका है, ये तमाम जगह उद्योग लगाया जा सकता है, क्योंकि बंजर भूमि है और खनिज पदार्थ बगल से झारखंड से आ सकता है, जल संसाधन उपलब्ध है, उद्योगपति भी उद्योग लगाने के लिए तैयार है। लेकिन राज्य सरकार उद्योग लगाने का इतना प्रक्रिया जटिल रखा है। बिल्कुल, राज्य सरकार और जाहिर तौर पे ये कहा जा सकता है जेडीयू और एलजेपी के बीच जो रस्साकशी है, इसका फायदा क्या महागठबंधन उठाने की कोशिश करेगा या फिर उसको मिलेगा ये सत्ता पर काबिज हुआ जा सके, बिहार में जीत का परचम लहराया जा सके। उसी कड़ी में तमाम राजनीतिक पार्टियां लगी हुई है, लेकिन किसकी मेहनत रंग लाएगी ये वाकई देखने वाली बात होगी। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है जिनसे हम लगातार तमाम सवाल जवाब कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त राजेश यादव जी भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा था, देखिए देश में इस वक्त, न सिर्फ प्रदेश में, मैं कह रही हूँ देश में इस वक्त सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो बेरोजगारी की है। रोजगार लोगों के पास नहीं है, जिसको इस समस्या को कहीं ना कहीं हथियार बनाने की कोशिश तेजस्वी यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि इस अभियान को छेड़ रखा है। क्या लगता है कि इस विषय के सहारे क्या आप कुछ सत्ता की चाबी मिल पाएगी? जी, आपको याद होगा जब हम लोगों की सरकार था आदरणीय लालू जी का राबड़ी जी की राज में, तो हम लोगों ने दरोगा की बहाली जी अब करने के पहल में बड़ी उपलब्धि था कि हम लोगों का जो अभी नीति की बोलते हैं कि 15 साल बनाम 15 साल, तो जी लगता है जी राजेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन 15 साल बनाम 15 साल की बात अभी राजेश जी कर रहे थे। एक सवाल इस बात को लेकर भी है केशव सिंह जी, क्योंकि बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में जातीय समीकरण किस तरह से सटीक बैठाने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां करती हैं सभी के सामने है, और बिहार में भी जातीय समीकरण का असर पड़ता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अब जो हालात और जो स्थितियां हैं, एनडीए के साथ रहना है या एनडीए के से अलग रहकर अब एलजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी? देखिए, राज्य संसदीय नई दिल्ली में 7 तारीख को हुआ था। 7 तारीख को तमाम सदस्यों ने मिलकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को अधिकृत कर दिया कि गठबंधन के बारे में और सीट शेयरिंग के बारे में जो भी निर्णय लेना है उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे स्वतंत्र है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर अन्य दल से बात हो रही है, बात कर करके निर्णय लेने के लिए सक्षम है और वह निर्णय लेंगे तभी हम लोग बता पाएंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी का अगला स्टेप क्या है। अभी थोड़ा सा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, खबर ये भी है केशव जी कि जो एलजेपी है वो तकरीबन 140 से 45 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है और वहां पर कैंडिडेट नहीं उतारेगी जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। क्या इस बारे में कोई चर्चा पार्टी के अंदर? देखिए, पार्टी को तैयारी सारी पार्टियां करती है। अब ये तो कोई नहीं है कि एकदम बांध करके रखा जाए कि हमको जितना सीट पर लड़ना है उतना पर ही तैयारी करें। तैयारी हमारा 243 सीट पर है, उसमें हम दम खम के साथ 143 से लगभग 150 के आसपास में सीटों पर हम मजबूती के साथ अपना तैयारी में दिन रात लगे हुए हैं। किसी भी दल के साथ या कोई भी गठबंधन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी फाइनल करेंगे। जो भी सीट आएगा तो लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से लड़ेगी और जो हमारा सहयोगी दल रहेगा उसको मदद करना पड़ेगा, तो बाकी जगह हम मदद करने के लिए मजबूत रहेंगे। ठीक है राजेश यादव जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जीतन राम मांझी तो गए एनडीए में, अब कैसे दलित वोटरों को लुभाया जाएगा, कैसे उनकी भरपाई की जाएगी? नहीं, भाजपा और जदयू के नेताओं को बराबर भय बना हुआ है कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित में जो महादलित ने बनाया था, ये सारे राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के नेतृत्व में आस्था और तेजस्वी यादव जी का हम लोगों ने जो काम किया है दलितों के लिए, आगे दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए सामाजिक न्याय की जो धारा चलाया लालू यादव ने, आज पूरे लालू यादव के साथ लोग हैं। लोग बोलते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव की जिक्र करते हैं जदयू के नेता, तो इनसे पूछिए कि 15 में हम लोग कहाँ थे और जो वोट का रेशियो है
मतदाता वोट का जो मेरा प्रतिशत है 2019 में लोकसभा में भी, तो जदयू के लोग से ज्यादा है। और विधानसभा में परिणाम देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय जनता दल उस समय भी बड़ी पार्टी थी, आज भी बड़ी पार्टी है। नीतीश जी को नीतीश जी, हम लोगों ने तो नीतीश जी को बना दिया, हम ज्यादा सीट पर थे, लेकिन 2 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा रहेगा तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है आने वाले। नहीं, मेरा सवाल इस बात को लेकर है सर कि दलित वोट जो कि तकरीबन 38 सीटों पर अपना प्रभाव डालते हैं, उन सीटों पर कैसे अपने जीत का परचम जो महागठबंधन है वो लहराएगी? क्या कुछ किया जाएगा? 38 सीट में अभी भी 50% पर हम राष्ट्रीय जनता दल के विधायक काबिज हैं। और आज आने वाले दिन में भी तेजस्वी जी के नेतृत्व में और जो महागठबंधन है, हम महागठबंधन जो है इंटैक्ट है। अब देख रहे हैं कि वो लोग वो कर रहे हैं, कभी चिराग जी के बारे में बोल रहे हैं, कभी मांझी जी को ला रहे हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि तकरीबन 15 सीटों पर अभी आरजेडी जीत का परचम वहां पर लहराती हुई है, यानी कि आपके जो कैंडिडेट है वो जीते हुए हैं। लेकिन मनोज तिवारी जी, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि एलजेपी की जरूरत है महागठबंधन में? क्यों दिग्विजय सिंह को ऐसा लग रहा है? देखिए नेहा जी, आज की परिस्थितियों में निश्चित रूप से रामविलास पासवान जी एक बहुत बड़े नेता हैं और बिहार में जहाँ तक सवाल है, बिहार के विकास को देखते हुए हम लोगों ने पहले भी बोला है कि समान विचारधाराओं के लोगों का गठबंधन आवश्यक है बिहार की जनता के हक के लिए। आज जो परिस्थितियां बनी है बिहार में, जैसे आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया था बाढ़ को लेकर के, 15 वर्षों से नीतीश कुमार जी की सरकार है। निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि गठबंधन में अगर दलीय तारतम्यता न हो तो विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। अब 15 वर्षों में कोसी और गंडक जो बिहार के लिए कभी कभार बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, उसका निदान नहीं हुआ। नतीजतन क्या हुआ कि किसान परेशान हुए, बाढ़ में किसानों की फसल खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात, सुखाड़ में किसानों के लिए व्याप्त व्यवस्था नहीं बनी, ये क्रियान्वयन का दोष है। दूसरी बात, उद्योग धंधे बंद हो गए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको याद होगा बिहार में कांग्रेस 32-33 वर्षों से शासन में नहीं है, लेकिन उसके पहले जब बिहार में कांग्रेस का शासन था, योजनाओं के तहत काम किए गए, उद्योग का हब लगाया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इन तमाम पंचवर्षीय योजनाओं में बिहार में उद्योग धंधों का एक लंबी फहरिस्त है। मनोज जी, ठीक है, तमाम चीजें आपकी ठीक है सर, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि रामविलास पासवान की जरूरत आप लोगों को क्यों लग रही है, और क्या वाकई आपको लगता है कि महागठबंधन में रामविलास पासवान के आने से वोट परसेंटेज बढ़ेगा? नहीं नेहा जी, मैं आपको क्या बोला, मैंने पहले भी बोला कि देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि आज 15 वर्षों में बिहार में जो बदहाली है, उस बदहाली को दूर करने के लिए समान विचारधाराओं के लोगों को एक साथ आकर बिहार की जनता के हक के लिए काम करना होगा। हम बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं। आज हमारे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है कि हम अब इतने बड़े उम्दा प्रदेश में हम आज तक रोजगार का सृजन नहीं कर पाए और हमारे मजदूर, हमारे नौजवान बाहर की तरफ काम करने को मजबूरी में जाते हैं। अगर यही व्यवस्था बिहार में हुई होती तो बिहार आज अग्रणी राज्य होता। पंजाब से कम उर्वरक भूमि बिहार की नहीं है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था नहीं होने के कारण हम बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं। चलिए ठीक है, इस पे रिएक्शन ले लेते केशव जी से रिएक्शन ले लेते हैं। केशव जी, मनोज तिवारी जी को लगता है कि समान विचारधारा के जो लोग हैं एक साथ आएंगे तो बिहार के विकास में आगे गति मिलेगी। क्या वाकई आपको भी लगता है कि अब एलजेपी को महागठबंधन के साथ जाना चाहिए, और क्या वाकई आपको लगता है कि आप लोगों की जो विचारधारा है वो महागठबंधन में मौजूद तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलती है? देखिए आज लोक जनशक्ति पार्टी का 2000 में गठन हुआ। पहला गठबंधन 2004 का लोकसभा हम लोग आरजेडी के साथ मिलकर के लड़े। आरजेडी 32 सीट पर आया। बिहार में उस समय भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी 8 सीटों पर जीत करके रही। ठीक, हम 2005 के विधानसभा लड़े और अपने बलबूता पर 29 सीट लाए। किसी पार्टी से हम तालमेल नहीं। फिर उसके बाद अक्टूबर में बिहार विधानसभा का नवंबर में चुनाव हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी अपने बलबूता पर लड़ा और 13 सीट लेकर के आया।
2009 का हम लालू यादव के साथ गठबंधन करके फिर लड़े, जरूर हमारा बुरा स्थिति रहा और 10 की विधानसभा में, लेकिन 2015 में हम 2014 का लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चले हैं और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ा और 32 सीट बिहार में लाया। ठीक उसी ढंग से इस बार भी हम लोकसभा का चुनाव लड़े। नीतीश कुमार जी पिछले बार नहीं थे, इस बार नीतीश कुमार थे। आज तक एनडीए का बिहार में ग्राफ था कि जदयू और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के 32 सीट से ऊपर नहीं जीता था, लेकिन इस बार 39 में 39 सीट जीतने का था। यानी कहने का मतलब कि लोक जनशक्ति पार्टी का अपना आधार जिस गठबंधन में जाएगा उसका सरकार बनेगा, उसी के साथ मजबूती होगा। इसीलिए कुछ लोग रामविलास पासवान को जाने के चलते उधर का पलड़ा भारी होता है, मजबूत होता है, तो लोग कहते हैं कि यानी कि ये माना जाए कि रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक है, मौसम के हिसाब से चलते हैं क्या सर? नहीं, मौसम के हिसाब से चलते नहीं है, उनके जाने के चलते मौसम बदल जाता है, उनके जाने के चलते मौसम बदल जाता है। सत्ता में आने के लिए महागठबंधन के लोग बेचैन हैं, चाहते हैं कि नीतीश कुमार को हटाए और यह कभी नहीं। अगर मनोज तिवारी सर ये कह रहे हैं कि रामविलास पासवान यानी कि एलजेपी की जो विचारधारा है वो हम तमाम राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा से मिल रही है जो कि महागठबंधन में है, तो क्या ये गलत है क्या? एक बार क्वेश्चन और दोहराया जाए। अगर मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि आप एलजेपी की जो विचारधारा है वो महागठबंधन में मौजूद तमाम राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा के जैसी ही है, तो क्या ये गलत है? अगर गलत है तो क्या आप ऐसे राजनीतिक पार्टियों के साथ पहले मिलकर आपने सरकार नहीं चलाई या मौसम के रुख को भाप रहे हैं? नहीं नेहा जी, तमाम आज राजनीतिक पार्टियों का विचारधारा देखिए तो सबका दो ही विचारधारा है। एक है आपको समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के लोगों में आपको भारतीय जनता पार्टी के आधे से अधिक लोग हैं, आपको जदयू के लोग हैं, आरजेडी के भी लोग हैं। कांग्रेस की विचारधारा अलग रहा है जरूर थोड़ा सा समाजवादी विचारधारा से। हम लोग तमाम लोग समाजवादी विचारधारा के हैं। समाजवादी विचारधारा के लोग आज जो देश की स्थिति है, राज्य की स्थिति है, पर मेरी ये स्थिति को होगी अगर आपकी जी बिल्कुल जीत होगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस एक सवाल मेरा अफजल जी आपसे है। अफजल अब्बास जी, सवाल इस बात को लेकर है, बिहार विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में अभी बिहार में सरकारी नौकरी के लिए कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 2669 पदों पर बहाली को मंजूरी दे दी है। साथ ही बिहार में 5 जिलों को 10 सड़कों के लिए 132.65 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। ये तमाम जो फैसले लिए जा रहे हैं, क्या इसे होने वाले चुनावों से जोड़कर देखा जाए या वाकई आपको लगता है कि इस वक्त इस फैसलों की जरूरत थी प्रदेश में? देखिए, इलेक्शन का जब समय आता है, जब भी कोई घोषणाएं होती है तो विपक्षी या कोई भी कहता है कि चुनाव से जोड़ देखता है, लेकिन सरकार को जरूरत पड़ती है, सरकार के पास संसाधन है तो वो रोजगार मुहैया करने की कोशिश करती है, उसी आधार पर इसको देखा जाए। जहाँ तक रामविलास आपकी चर्चा में सुन रहे थे रामविलास पासवान जी के इधर जाने का वोट की बात होती है, मैं समझता हूँ कि पासवान साहब का नो डाउट उनका एक अपना व्यापार है, अपना स्टेटस है, लेकिन एक सेगमेंट में है वो। एक ऐसा नहीं है कि दलितों के पूरे बिहार के शायद दलितों के मैं एक वाकया बता दूं कि मैं भी एलजेपी में 10 साल रह चुका हूँ। आपको याद है कि ये पलामू में चुनाव हो रहा था, बाई इलेक्शन था वहाँ पे 1,80,000 सिर्फ पासवान वोटर थे और पार्लियामेंट का चुनाव हम लोग लड़ रहे थे। मात्र 28,000 वोट पर सिमट गए थे। कहाँ गया था पासवान का वोट? तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं था कि पूरे सब लोग सब आपके साथ टेंडर हो रहे हैं। हाँ, उनका वोट है, उनका वोट के परसेंटेज है और जहाँ जाएंगे उसका फायदा मिलेगा, लेकिन सबके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि आज बिहार का केंद्र बिंदु सिर्फ नीतीश कुमार है, क्योंकि हर समाज के लिए किया उन्होंने ये दिखा कि दलित में कौन दलित है, दलित महादलित को भी मदद किया, अति पिछड़ा किया, माइनॉरिटीज के लिए किया, सब समुदाय के लिए काम किया। इसलिए मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि चुनाव में जो कुछ भी जितना विपक्ष जो बोलना बोल दे, परिणाम जो है हमारे पक्ष में होगा, सरकार हमारी बनेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। सर, सरकार जिसकी भी बनेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो आंकड़े बयां कर रहे हैं और उस आंकड़ों को दरअसल तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, उनका कहना है कि
जेडीयू और यानी कि एनडीए के शासनकाल में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं। उनका ये कहना है कि 15 सालों में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, पलायन है, ये ज्यादा बड़ा है। हमारे यहाँ किसी पे जुल्म हुआ है तो हम कुछ सुनाई नहीं करेंगे। हम थाना में फोन करके एसपी डीएम को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर घटना घटती है तो FIR भी होता है और मुझे भी अरेस्ट भी होता है। इतिहास के पन्ने को पलट कर देख लें। मैं नहीं कहना चाहता हूँ आपके चैनल पे, डकैती, चोरी, हत्या, किडनैपिंग, रोड पर चलना मुश्किल था। उस दौर में याद है मुझे क्या मारुति कार भी होती थी, लोग निकलना करते थे, कब स्थिति को जाकर छीन लिया जाएगा। और कहा वो डॉक्टर की गाय चोरी हुई थी, कहाँ मिली थी, आपके इतिहास के पन्ने पढ़ते हैं, अखबार का करेंगे आज भी मौजूद है, किसके घर से मिली थी। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा ना। हाँ, घटनाएं घटी है, उसका घटी है तो उसको भुगतना पड़ेगा, जिसको मुसीब होगा उसको सजा दी जाएगी और दी जा रही है। हम बचाने वाले नहीं है, ठीक है। और जो किसी पे जुल्म हुआ तो उसका सजा मिलनी चाहिए। सरकार बचाती नहीं ना, हम किसी को गुनाहों को फंसाते हैं, ना गुनहगार को बचाते हैं। लेकिन सर, ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये तो जाहिर तौर पे बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि नीति आयोग के सूचकांक में बिहार जो है वो पिछड़ता जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि 46.6% पर बेरोजगारी दर पहुंच गई है, यानी कि बेरोजगारी जो है उसका केंद्र बनता जा रहा है बिहार। उस वक्त तो FIR भी नहीं हुआ करता था, FIR नहीं होता था। FIR करने के लिए पैरवी करना पड़ता है। जाइए, कोई घटना घटी फौरन FIR होता है। जब FIR होगा तो FIR की संख्या बढ़ेगी। ठीक है। राजेश जी, इनका ये कहना है कि जब FIR ही नहीं होगा तो क्राइम बढ़ेगा या घटेगा उसका पता कैसे चलेगा? अगर क्राइम होता है तो FIR भी दर्ज होती है, FIR दर्ज होता है तो क्राइम का ग्राफ भी ऊपर जाता है। ये तो नेहा जी इससे पूछिए कि गोपालगंज में इनके विधायक, सिवान में विधायक मर्डर किया, नाम है, नेम्ड FIR हुआ, क्या हुआ? विधायक पकड़ाए गए क्या? विधायक को क्लीन चिट दिया जाता है। जदयू के विधायक है भंडे, और उसको क्या आवास वहाँ बैठे हुए हैं, उनसे पूछा जाए। हम पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ सिवान में? अभी मुजफ्फरपुर में एक लड़की का अपहरण हुआ है, क्या हुआ? नीतीश जी ने एक शब्द नहीं बोला उस पर। हरिजन दलित का अभी इसके पहले बलात्कार हुआ, केस बोलते हैं कि केस लिया जाता है, केस कब नहीं लिया जाता था? जहाँ जब घटना घट रहा है तो घटना को रोकना है ना, कि हम केस करवा दिए, हम बहुत बहादुरी कर दिए क्या? ये हम हत्या करवा दें और हत्या करवाने के बाद बोले कि हमने केस दर्ज करवा दिया। हम बलात्कार करवा दें, हम कहें कि केस दर्ज करवा दिया। हम चोरी करवा दें, कहें कि हमने थाना में FIR दर्ज करवा दिया। ये इनका है, यही है क्या इनका कुशासन, सुशासन? ये हत्या करवाते हैं, बलात्कार करवाते हैं, बोलिए हम तो थाना में दर्ज करवा, इसलिए रिकॉर्ड बढ़ गया। तो रोकना ना होगा इनको। क्या हुआ? बिल्कुल रोकना होगा सर, ये तो काम करना होगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, केशव सिंह जी, आप हर सरकार में ज्यादातर बिहार की सत्ता में काबिज रहे हैं। जी, एक मिनट बारे में सुनना जाए। अभी मुजफ्फरपुर में घटना घटी है, तत्काल नीतीश जी क्या कर रहे हैं उसमें? ये क्या कर रहे हैं? अब मुजफ्फरपुर के कांड किसी को, जो स्लेटर हाउस का जो कांड है, पूरे देश जान रहा है कि क्या कर रहे थे। इनके मंत्री को कैसे ही बचाए, कैसे ये लोग बचाने का काम कर रहे हैं। गधन अपराध, जो मासूम है, जो निसहाय है, जो वहाँ शेल्टर हाउस में ही करोड़ों रुपया खर्च करके सरकार दे रही, वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। क्या रोक रहे थे? क्या रोके? क्या इनकी जानकारी में हुआ? इनके जहाँ है आपका दरभंगा में जो बनाए, वहाँ पर भी हुआ। तो कहते कि हमने केस दर्ज करवा दिया। ये कोई ये बड़ी बात है क्या? केस दर्ज करवा दिया और क्या करवा रहे हैं? अभी उन्होंने कहा, रामविलास जी का जिक्र हो रहा था 2004 में, फिर 2009 में, 2015 में। ये हमारे साथ नहीं रहे तो बीजेपी के साथ रहे। तो जरा एक क्लिप इनको सुना दीजिए कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में आकर करके चुनाव के समय में क्या बोले थे नीतीश जी के बारे में, नीतीश जी क्या बोलते थे मोदी जी के बारे में, और एक लोग कब किसके बारे में क्या बोल देंगे, किसके पर आरोप लगा देंगे और फिर दोनों एक हो जाएंगे। देखिए कि हम फंसेंगे तो फिर वहां चले जाएंगे, वो देखेंगे फंसेंगे तो अब सृजन घोटाला में फंसना था तो ये छोड़ दिए। हमारा वोट लेकर के चले गए, मुख्यमंत्री बन गए,
हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, लालू जी ने मुख्यमंत्री उनको बनाया। ठीक है और केशव सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है, चरित्र जो है इनका, जदयू का और चरित्र जो रामविलास जी का जहाँ सवाल है, रामविलास जी निश्चित रूप से समाजवादी विचारधारा से हैं और वे तो वहाँ उनका और भाजपा का एक विचार हो ही नहीं सकता है। चिराग पासवान जी ने सही पकड़ा है और चिराग पासवान जी हम समझते हैं कि इन्होंने जो पकड़ा है और नीतीश जी से हड़बड़ाए हुए हैं और नीतीश जी चिराग पासवान के चलिए उनसे रिएक्शन ले लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए सर मुझे इस पे रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो केशव सिंह जी से इस पे रिएक्शन लेंगे कि क्या वाकई अभी घबराए हुए हैं और भी ऐसे माने कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, जिस बात का जिक्र जीतन राम मांझी ने किया था। ये कहा था कि राजनीति में सब कुछ जायज है, तो यहाँ पे भी सब कुछ जायज समझ लें क्या? जी केशव जी, यहाँ जी केशव जी से सवाल है मेरा सर। जी केशव जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी ने कहा था कि राजनीति में सब कुछ जायज है, यानी कि राजनीति में वाकई क्या सब कुछ जायज है? इसी ट्रैक पर अब एलजेपी भी चलती हुई दिखाई दे रही है कि जहां पर अपना हित हो वहां निकल जाए। देखिए, लोगों को आज ये तो लोक जनशक्ति पार्टी हुआ, चाहे जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, चाहे अन्य पार्टी है, यह तो छोटी पार्टी है। बड़ी पार्टियों के बारे में मैंने उदाहरण दिया कि कांग्रेस ऐसी पार्टी सत्ता के लिए 1 मिनट में कहीं से कहीं गठबंधन कर लेती है। जो नीतीश कुमार लालू जी को यहाँ तक पहुँचाए, नीतीश कुमार और लालू जी एक हो गए, तो लोग ये बात जीतन राम मांझी जी का हद तक सत्य है कि अधिकतर लोग या अधिकतर पार्टियां अपने स्वार्थ और सुविधा के अनुसार राजनीति कर रही है और इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक है। एक सवाल इस बात को लेकर भी है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव क्योंकि बहुत ज्यादा सक्रिय इस चुनाव में नहीं है, तो राजेश जी, क्या वाकई आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव के इतना ज्यादा सक्रिय ना होने से महागठबंधन जो है वो कमजोर हुआ है? नहीं, महागठबंधन एकदम कमजोर नहीं हुआ है, महागठबंधन और मजबूत हुआ है। हमारे नेता को जितना ही लोग परेशान करेंगे, राज्य की जनता उतना ही मजबूती के साथ लालू यादव के नीति और सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ रहेगा और जुड़ा हुआ है, इंटेक्ट है पूरा। मतदाता जो है पूरे इंटेक्ट हैं। इसलिए नीतीश जी ये विचारधारा, नीतीश जी का तो कोई विचारधारा नहीं, हमारा विचारधारा है। हमने कभी किसी से नहीं, महागठबंधन हम कांग्रेस के साथ हैं तो हैं, हम एलजेपी के साथ हैं तो रहे हैं, लेकिन हम बदलते नहीं हैं। इसी चीज जैसे हम बदलते नहीं हैं, मांझी जी जैसा हम बदलते नहीं हैं। हम जहाँ हैं वहाँ इंटेक्ट हैं और पूरी तरह से जनता महागठबंधन और लालू यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ वहाँ इंटेक्ट है। नहीं, ये नहीं लगता आपको कि लालू प्रसाद यादव जब तक बहुत ज्यादा सक्रिय राजनीति में थे, आरजेडी को संभाल रखा था, तब तक चीजें अलग चलती थी, उनका कहना तमाम राजनेता मानते थे, तमाम जो नेता हैं वो मानते थे। अब तेजस्वी यादव कहते हैं कुछ है, जो सीनियर नेता है उनको दबाने की कोशिश करते हैं, तेज प्रताप अलग ट्रैक पे चलते हैं, तो ये जो अंदर ही जो खिचड़ी पक रही है, ये कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम जो नेता हैं वो सारे एक हैं, लालू यादव जी के साथ हैं, तेजस्वी जी के साथ हैं, या अब्दुल बाले, हमारे जो नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता, सब हम लोग इंटेक्ट हैं। तेजस्वी जी के साथ हैं, लालू जी के साथ हैं, तेज प्रताप जी भी साथ में हैं, सारे लोग हैं। ये खाली हवा में हवा उड़ाते हैं लोग। इनका जो ललन सिंह है, इनका जो आलोक, डॉक्टर आलोक है, प्रवक्ता है, और नीरज जैसे लोग हैं, ये लोग उन लोग से ही बोलवाते हैं नीतीश जी। नीतीश जी का जो कहने और सुनने का बात जो आप लोग सुनते हैं, हम लोग उनको 77-78 से जानते हैं। कभी एक साथ एक जगह उनका है, यदि उनमें इतनी बड़ी ताकत है उनको बिहार में, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल और उनके साथ एक लड़ सकते हैं क्या? अपना लड़ने भाजपा को छोड़। ठीक है, अफजल जी से इस पे रिएक्शन ले लेते हैं। अफजल जी, क्या आपको लगता है वाकई जो लालू प्रसाद यादव है, क्योंकि अब राजनीति में सक्रिय बहुत ज्यादा नहीं है, और ऐसे में जाहिर तौर पर क्या ये कहा जा सकता है कि अफजल के ना लालू प्रसाद यादव के ना होने से क्या जो एनडीए है उसको फायदा मिलेगा? लगता है
आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से बिहार की राजनीति ये कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और तमाम जो राजनीतिक दल है कहीं ना कहीं सियासी गुणाभाग में लगे हुए हैं। कौन सी पार्टी किसके समर्थन में आती है, एलजेपी का रुख क्या होता है, या फिर महागठबंधन के साथ एलजेपी जाती है या फिर अलग से चुनाव लड़ती है या फिर एनडीए में रहती है, इस पर सभी की निगाहें होगी। क्योंकि दलित सीटों पर जहां पर दलितों का प्रभाव ज्यादा है वहां पर कौन सी जो पार्टी है वो ज्यादा सीटें निकाल पाती है, ये भी यहां पर देखने वाली बात होगी क्योंकि ये सीटें निर्णायक भूमिका निभाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।